हर भाषा के साहित्य का एक चिर परिचित अंदाज होता है। उसकी एक अपनी शैली होती है, एक अलग स्टाइल होता है। अगर आप फ्रेंच भाषा में नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें भाषा का एक अपना अलग ही स्टाइल होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये किताब किसी फ्रेंच ऑथर ने लिखी है। उसी तरह अगर आप जर्मन भाषा में कहानियां पढ़ रहे हैं तो वहां भाषा का अंदाज, भाषा का मिजाज कुछ अलग होगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर आप ये सब नॉवेल्स ट्रांसलेशंस में अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं तो भी वो भाषा का जो मूल स्वभाव है, जो उसका ओरिजिनल एलिमेंट है, वो ट्रांसलेशन में नहीं जाता। और अंग्रेजी में भी आप इन किताबों को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये किताब किसी फ्रेंच ऑथर ने लिखी है, किसी जर्मन ने लिखी है, किसी भारतीय ने लिखी है या फिर किसी जापानीज ऑथर ने लिखी है। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री और आज हम एक जापानीज नॉवेल की बात करेंगे जो कि एक जापानीज ऑथर ने लिखी है, बिफोर योर मेमोरी फेड्स बाय तोशिकाजु कावागुची। आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल है जिसमें आपको तमाम तरीके के बुक से जुड़े, बुक रिव्यूज, पोइट्री से जुड़े और राइटिंग के बारे में वीडियोस दिखाई मिलेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिफोर योर मेमोरी फेड्स बाय तोशिकाजु कावागुची के बारे में, और इसका एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दूंगी संक्षिप्त में और इसकी समरी बताने की कोशिश करूंगी। तो जिस किसी ने भी जापानीज लिटरेचर पढ़ा है, आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से जापानीज किताबें, जापानीज नॉवेल्स लिखे जाते हैं, उसमें होता क्या है कि जो कहानियां हैं वो तो आम लोगों के जीवन से ली जाती हैं कि जापानीज समाज में जो भी किरदार है, जो भी लोग रहते हैं, उनका जो रोजमर्रा का जीवन है, आपको उसका चित्रण देखने को मिलता है। लेकिन उसमें एक फैंटेसी का एलिमेंट डाल दिया जाता है, यानी कहानी पढ़कर आपकी जो रोजमर्रा की कहानियां हैं उन्हीं को एक प्रकार से फैंटास्टिक बना दिया जाता है, तिलिस्मी बना दिया जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी जादुई दुनिया की सैर कर रहे हैं और आप कोई परी कथा पढ़ रहे हैं, कोई किंवदंती पढ़ रहे हैं। जापानीज टेक्स्ट को, जापानीज कहानियों को पढ़ के ऐसा आभास होता है, और इसलिए खासकर मुझे इस तरीके की कहानियां बहुत पसंद है। अगर आपने हारुकी मुराकामी को पढ़ा होगा, जो कि बहुत फेमस जापानीज ऑथर है, तो उनके नॉवेल्स में, उनकी कहानियों में भी आपको इसी फैंटेसी का, जिसे अंग्रेजी में एक टर्म है मैजिक रियलिज्म भी कहते हैं, यानी जादुई यथार्थवाद, आपको उसका टच देखने को मिलेगा। तो तोशिकाजु कावागुची की ये जो किताब है, बिफोर योर मेमोरी फेड्स, वो भी इसी चिरपरिचित जापानीज फैंटेसी और मैजिक रियलिज्म के स्टाइल में लिखी गई है। और किताब का प्लॉट क्या है? किताब का प्लॉट ये है कि एक कैफे में सेटिंग है किताब की, और जापान के छोटे से शहर में ये कैफे है, और देखने में ये कोई मामूली सा कैफे लगता है जहाँ पर लोग आते हैं, कॉफी पीते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर अपने काम पर चले जाते हैं या फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन इस कैफे की एक खासियत है। वो खासियत क्या है? खासियत ये है दोस्तों कि ये कैफे एक टाइम ट्रैवलिंग कैफे है। टाइम ट्रैवलिंग कैफे है, यानी कि इस कैफे में एक कुर्सी है, एक स्पेशल चेयर है, और आप जब उस कुर्सी पर बैठेंगे और आपको कॉफी पोर की जाएगी, आपको कॉफी दी जाएगी, और बड़े ही स्पेशल तरीके से, अनोखे अंदाज में आपको कॉफी सर्व की जाएगी। और कॉफी सर्व करने वाला इंसान कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेटर आपको, कोई भी व्यक्ति वो कॉफी सर्व कर सकता है। एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो कि आपको कॉफी सर्व करेगा, और अगर ये सब कंडीशंस मीट हो जाएंगी, यानी आप उस कुर्सी पर बैठेंगे और आपको कॉफी उस अनोखे अंदाज में दी जाएगी, तो आप टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। यानी कुर्सी में ही, जैसे कि आप साइंस फिक्शन मूवी में देखते हैं, वैसी कुर्सी पर बैठे बैठे वेपर्स उड़ने लगेंगे, झाग उड़ने लगेंगे, और आप अपने पास्ट में पहुंच जाएंगे, या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में। आप इस सर्विस का इस्तेमाल दोनों ही चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर में जा सकते हैं। तो कैफे में जो लोग आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इस सर्विस का प्रयोग अपने पास्ट में, अतीत में जाने के लिए करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोगों से वो मिलते हैं जो कि डेड हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो अब नहीं है। तो उनके साथ जो भी उनके गिले शिकवे रहे हैं, या जो भी उनके मन में कुछ भी मनमुटाव है, भेदभाव है, इन सभी बातों को क्लियर करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं, और फिर पास से वर्तमान में, प्रेजेंट में वापस लौट जाते हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि आप अपने अतीत में घुस तो सकते हैं, आप पास्ट में टाइम ट्रैवल जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वर्तमान को बदल नहीं सकते। यानी कि अगर आपके जो भी
आपके जो भी संगी साथी हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन हों, या फिर आपके पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, आप उनसे पास्ट में जाकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकते। और यहाँ एक और ख़ास बात ये भी है कि इस कैफ़े में टाइम ट्रैवलिंग वही लोग कर सकते हैं और आप उन्हीं लोगों से मिल सकते हैं टाइम ट्रैवलिंग के माध्यम से जो कभी ना कभी इस कैफ़े में आए हों। यानी कि अगर आप इस टाइम ट्रैवलिंग को करें तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल सकते जो इस कैफ़े में नहीं आया हो कभी। तो ये इसकी कंडीशन है। तो ये एक मोटी मोटी मैंने आपको इसकी समरी बताई। और भी बहुत मज़ेदार बातें हैं इसमें। जैसे एक बेहद मज़ेदार बात ये है कि आपको अपने पास्ट या फ्यूचर से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इससे पहले कि वो कॉफ़ी ठंडी हो जाए आपको सारी कॉफ़ी पीनी है। और अगर आप कॉफ़ी को नहीं पिएंगे ठंडी होने से पहले तो आप अपने पास्ट में या फ्यूचर में अटक जाएंगे और आप भूत बनकर उस कुर्सी से चिपक जाएंगे। आप ये नॉवल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक घोस्ट है जो कि उस कुर्सी से चिपका रहता है और जब भी वो टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए उठता है तब कोई ना कोई उस कुर्सी पर तभी टाइम ट्रैवलिंग के लिए आ पाता है। जब तक वो भूत नहीं उठता तो तब तक कोई नहीं आ पाता। तो मतलब उसने भी यही गलती की थी कि वो कॉफ़ी नहीं पी थी ठंडी होने से पहले, इसलिए वो उस कुर्सी से चिपक गया। तो ये तो थी इसकी कहानी। किताब पर आए तो किताब मुझे तो बहुत ही दिलचस्प किताब लगी और बहुत से मिले जुले इमोशंस है इस किताब में। खुशी भी है, दुख भी है, अवसाद भी है और बहुत से चैप्टर्स है। हर चैप्टर में आपको उन लोगों की किसी एक किरदार की कहानी सुनने को मिलेगी जिसने जो इस कैफ़े में आया और जिसने उस चेयर के माध्यम से टाइम ट्रैवलिंग की। तो उनकी क्या कहानी है, उन्होंने क्यों टाइम ट्रैवलिंग की, वो अगर अपने पास में गए तो किससे मिलना चाहते थे, उससे उनका क्या रिश्ता था और उनके कैसे अनुभव रहे, और टाइम ट्रैवलिंग के बाद जब वो वापस आए तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई भूचाल आया। आपको ये सभी बातें उन कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी पूरी कहानी, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी इस किताब में जानने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने कहा, हर चैप्टर में किसी एक किरदार की कहानी आपको जानने को मिलती है जिसने इस कैफ़े में आकर टाइम ट्रैवल किया। और साथ ही जो लोग कैफ़े में काम करते हैं उनकी कहानियाँ भी पैरेलल ट्रैक पे चलती रहती हैं। यह एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग इस कैफ़े में काम करते हैं, जो भी यहाँ के वेटर है या फिर जो दूसरा स्टाफ है, तो हालांकि वो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं टाइम ट्रैवलिंग को कि ये प्रोफेशनल चीज़ है। तो वो एक कोशिश करते हैं कि जो भी लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वो उनके साथ मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से ना जुड़े, यानी कि उनके सुख दुख में वो सम्मिलित ना हो, सिर्फ इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जब बात इतनी पेचीदा है और लोगों के सुख दुख से, उनके जीवन मरण से जुड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इमोशंस, भावनाएं आ ही जाती है। तो कैफ़े का स्टाफ कई बार जो है वो इन लोगों को लेकर बहुत इमोशनल हो उठता है और कई बार उससे इनकी चिंता भी होती है कि ये लोग पास्ट में टाइम ट्रैवल तो कर रहे हैं पर कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट में ही अटकना चाहते हैं और वापस नई सुसाइड कमिट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे दिलचस्प एंगल लगा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में किताब में कि हम चाहे जितना भी चाहे प्रोफेशनल और पर्सनल के बीच में बाउंड्रीज मेंटेन करना हम कर नहीं पाते। तो ओवरऑल किताब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कहानियाँ क्या है लोगों की उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो आप खुद पढ़े। तो लेकिन हाँ, हालांकि एक बात ज़रूर है कि किताब में बहुत सा अवसाद है, बहुत सी मेलनकली है और इसकी एंडिंग भी बहुत सैड है। और चूँकि बहुत सारी बातें हैं पास्ट की और मृत लोगों की, तो कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी डिप्रेसिंग लग सकती है। लेकिन फिर किताब में बहुत सा ह्यूमर भी है, बहुत सी मज़ेदार बातें भी हैं जो मुझे लगता है इस किताब को काफ़ी संतुलित बना देती है, काफ़ी बैलेंस बना देती हैं। तो अगर आप जापानीज़ फिक्शन के, जापानीज़ साहित्य के फ़ैन हैं तो मुझे लगता है आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।